वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एजुकेशनल सेगमेंट। हम क्लास 7th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है द किंग्स एंड द किंगडम। ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने इसका पोस्ट कर दिया हुआ है और ये 3rd पार्ट है जिसमें मैं उस 2 पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और सबसे बेहतरीन होगा ये कि जब आप इन तीनों पार्ट्स को एक साथ बैठ के देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। और अब मैं इस चैप्टर का वो पार्ट लेने जा रही हूँ जिस पे आने वाले समय में आप लोग गर्व करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा अपना इतिहास है। आइए देखते हैं क्या है वो। अ क्लोज़र लुक द चोलाज। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो मुस्लिम्स लोग जब हमारे यहाँ आए और यहाँ रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सिर्फ उतनी ही दूर को हिंदुस्तान कहा जितने पे उनका कब्जा था। कुछ ऐसे जगह थे जहाँ तक तो वो जा ही नहीं सके, और यदि गए भी तो उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो वो सोचा था उन्होंने कि हमें मिल जाएगी। चोला डायनेस्टी जो है हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और हमारे ही इतिहास का क्यों, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि यदि आप इंडिया का ही नहीं, यदि आप वर्ल्ड की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत लंबे समय तक जिस डायनेस्टी ने शासन किया वो चोल डायनेस्टी है। ये अलग बात है कि हम ऐसे थोड़े से कम मात्रा में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक में, पर आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपने देश के इतिहास को जानने के लिए इसे ज़रूर पढ़िए। किसी भी सोर्स से आप पढ़िए, अवेलेबल हो जाएगा आपको, और जो कुछ संभव होगा मैं भी आपको बताऊंगी। चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि चोला डायनेस्टी का जो फर्स्ट इंसिडेंट हमें मिलता है वो 3rd सेंचुरी बीसी में मिलता है। संगम लिटरेचर में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय का एक फेमस राजा था कराईकाल, उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम यदि देखें तो 3rd सेंचुरी में अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें जो मिला है, अशोक मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अशोक मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो है उसमें हमें चोला डायनेस्टी के बारे में फर्स्ट रेफरेंस मिलता है। चोला, चेरा एंड पांड्याज जो उस समय का तमिलकम था, जो उस समय का तमिलकम था, यानी कि तमिल क्षेत्र था, वहाँ के संदर्भ में इन तीनों का नाम अशोकन इंस्क्रिप्शन में आता है। लेकिन तो जिस चोला डायनेस्टी को हम चोला डायनेस्टी कहते हैं उसका जो स्टार्टिंग है वो एक्चुअली 9th सेंचुरी सीई में होता है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये चोला डायनेस्टी का उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से ये सत्ता में आई, किस तरह से इसने शासन को कैप्चर किया। तो इसके बारे में एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कि मुटरैयर जो कि एक छोटी सी मुखिया फैमिली की टाइटल थी, ये मुटरैयर जो थे वो कावेरी डेल्टा में रूल करते थे। ये मुटरैयर जो थे ये सबॉर्डिनेट टू द पल्लवाज किंग्स थे, यानी कि पल्लवाज राजाओं के सबॉर्डिनेट थे, मातहत थे, सामंत थे, जो कुछ भी आप कह लीजिए समझने के नज़रिए से। तो मुटरैयर जो थे वो कावेरी डेल्टा में रूल करते थे और वो पल्लवाज के मातहत थे। तो विजयालय जो कि वो भी पुरानी चोल डायनेस्टी के एक मुखिया परिवार का व्यक्ति था, उसने मुटरैयर को हरा के कावेरी डेल्टा पे कब्जा कर लिया। उसने मुटरैयर को जब हरा के कावेरी डेल्टा पे कब्जा किया तो वहाँ पे उसने एक मंदिर बनाया। याद कीजिए मैंने कहा था कि हिंदू राजाओं ने जहाँ भी जिस जगह को जीता वहाँ मंदिरों को नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि नए मंदिरों का निर्माण करवाया। वहाँ भी उसने माँ दुर्गा का एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था निशुंभ सुदिनी मंदिर, और साथ ही साथ थंजौर राज्य की स्थापना की। तो कावेरी डेल्टा में अब एक नया राज्य स्थापित हुआ तंजौर के नाम से। इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए मैं फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझा दूं। तो जो चोल डायनेस्टी स्टैब्लिश की गई दोबारा से, उसका श्रेय जाता है विजयालया को, और माना जाता है कि सेकेंड टाइम जो चोल डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हमने संगम लिटरेचर के समय से देखा 3rd सेंचुरी से, लेकिन अब 9th सेंचुरी में आके जो चोला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया उसका श्रेय जाता है विजयालया को। ठीक है,
1 मार्कर क्वेश्चन में भी कई बार ये आ जाता है। तो विजयालया के जो सक्सेसर थे ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इनके समय में जो इनका एम्पायर था ये साइज़ और पावर दोनों में ही काफ़ी बढ़ गया, यानी कि इनके पास शक्ति भी बहुत इकट्ठा हो गई और इनका साइज़ भी बढ़ गया। साइज़ कैसे बढ़ा? क्योंकि इन्होंने आसपास के एरिया को, पास की जो भी टेरिटरी थी उसको जीतने की कोशिश की और जीत के अपने राज्य में मिला लिया, जो कि उस समय में एक सामान्य सी बात हुआ करती थी कि कोई भी राजा दूसरे के टेरिटरी को जीत के अपने राज्य में मिलाता था और इस तरह से साम्राज्य विस्तार करता था। तो इसमें इसके सक्सेसर जो थे उन लोगों ने भी क्या किया कि जो पांड्यंस और पल्लवास की टेरिटरी थी उसको कब्जे में कर लिया और उसको भी चोल डायनेस्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट राजा जो हुआ वो था राजराजा फर्स्ट। कई बार हम इसे अरमोली वर्मन के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजराजा फर्स्ट जो था ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा था इस डायनेस्टी का। इसने बहुत सारी न्यू पॉलिसीज स्टार्ट के साथ ही इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और जो नॉर्थ श्रीलंका था उसको जीत लिया। और नॉर्थ श्रीलंका को जीतने के बाद उसने उसका एक अलग नाम दिया और वो नाम था मुमाडी चोल मंडलम। मुमाडी चोल मंडलम। ठीक इसी तरह से इसके बाद इसका बेटा शासक हुआ जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। उसने वही सेम पॉलिसीज़ जारी रखी जो उसके फादर की थी। तो इसने भी बाहरी देशों में यदि देखें तो इसने भी श्रीलंका, उसके फादर ने तो सिर्फ नॉर्थ श्रीलंका को जीता था पर राजेंद्र फर्स्ट ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया और वहाँ का जो राजा था महेंद्र फिफ्थ उसे बंदी बना के ले आया और फिर उसे क्या किया कि अपने ही चोल राज्य में भेज दिया, जहाँ पे कि कुछ समय बाद 12 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इतना ही नहीं, उसने सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं जीता बल्कि साउथ ईस्ट एशिया पे भी बहुत सारे जगहों पे उसने अपना कब्जा किया। इसके बाद ये तो हो गया कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर किस किस जगह को उसने कैप्चर किया। सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसने क्या किया कि गंगा वैली में रेड किया और गंगा वैली को जीतने के पश्चात उसे एक अलग नाम दिया गंगई चोल मंडलम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, गंगई चोल मंडलम। और उसने खुद भी अपने लिए एक नया टाइटल ले लिया, गंगई कोंड चोल। तो ये उस समय की बहुत सामान्य सी बात मानी जाती थी कि जिस भी इलाके को विजित किया जाता था, जिस भी देश को, जिस भी राज्य को विजित किया जाता था, उसका वहाँ पे अपने विजय के उपलक्ष्य में किसी न किसी चीज़ का निर्माण किया जाता था। ठीक जैसे कि राजेंद्र फर्स्ट जो था, इसने जब उत्तरी श्रीलंका को जीता था वहाँ पे बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं था कि हमारे देश के राजाओं ने दूसरे देश के राजाओं पर हमले नहीं किए, आक्रमण नहीं किया, बट उन्होंने किसी भी धार्मिक चीज़ को क्षति नहीं पहुँचाई। उस तरीके से धार्मिक चीज़ को क्षति नहीं पहुँचाई बल्कि नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया। बड़ा अंतर है उन मुसलमान शासकों से हमारे हिंदू शासकों में, जो कि दूसरे देश में जब जब गए और जब जब जहाँ भी इन लोगों ने आक्रमण किया वहाँ इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा। और फिर मंदिरों को ही क्यों, बहुत सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर थे और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको इन लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। तो जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो चोला टेम्पल्स जो होते थे उसके आसपास ये न्यूक्लाई थे, बहुत सारी चीज़ों के सेंटर थे। इसके आसपास बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। क्या क्या वो हम चलिए देखते हैं कि जब एक टेम्पल होता है तो जाहिर सी बात है कि उससे संबंधित काम करने वाले लोग आसपास के इलाकों में ही बस जाते हैं। यही चीज़ चोला टेम्पल्स के साथ भी हुआ। चोला टेम्पल्स के आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शंस का काम होता था। इसके बाद यहीं पे जो मंदिरों के जो पुजारी थे वो आसपास की जगहों पर ही रहते थे। फिर गार्लैंड मेकर्स, मंदिर में भगवान की मूर्ति है उन पे चढ़ाने के लिए फूल माला वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उस माला को, फूल को बेचने वाले जो होते थे वो भी आसपास के इलाके में रहते थे। इसके बाद कुक्स, बहुत सारे लोगों के लिए प्रसाद बनता है, उन प्रसाद को बनाना, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है, उनको बनाने का काम जो कुक्स करते थे वो कुक्स भी वहीं पे मंदिर के आसपास ही रहते थे। इसके अलावा साफ़ सफाई के लिए जो स्वीपर्स होते थे वो भी वहीं रहते थे। म्यूजिशियंस होते थे और डांसर्स होते थे, क्योंकि वहाँ पे एक प्रथा थी कि जो मंदिर का प्रांगण होता था, नृत्यांगना जो होती थी वो अपने नृत्य को पेश करती थी। तो ये सब सारे लोग मंदिर के आसपास ही थे। तो हम ये देखते हैं कि चोलास टेम्पल्स जो थे वो दे वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट दे वर द हब ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एज वेल।
तो हम ये इस तरह से देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग थे वो मंदिर के प्रांगण में या फिर उसके नज़दीक रहते थे और एक मंदिर के ऊपर अपनी जीविका के लिए निर्भर रहते थे। इसके अलावा जब हम चोला डायनेस्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल से बनाए हुए बहुत से देवियों की मूर्तियों की बात होती है, जो कि चोला पीरियड की कला का अद्भुत मिसाल है। क्योंकि अच्छा, इसमें सिर्फ देवियों की ही मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, कई बार ज़्यादातर देवियों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन इसमें कई बार डिवोटीज़ की भी मूर्तियाँ बनती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चोला एम्पायर में या चोला डायनेस्टी में किस तरह से कल्चर का भी विकास हो रहा था। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो चोला डायनेस्टी में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। दो तरीक़ों से इरिगेशन का काम होता था, यानी कि सिंचाई का काम होता था। अब ये दो तरीके कौन से थे? एक तो नेचुरल इरिगेशन होता था जिसके लिए कावेरी डेल्टा था, और कावेरी डेल्टा जो है वो कावेरी रिवर जो थी वो बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो गई थी, जिसे हम जनरली डेल्टा कहते हैं। और वो पूरा एरिया जो था वो राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम सबको पता है वो उसमें जो मिट्टी होती है वो एलुवियल सॉइल होती है और पानी भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ एरिया में तो नेचुरल इरिगेशन हो जा रहा था, पर कुछ जगहों पे इरिगेशन के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स अपनाए गए थे। इसके लिए क्या किया गया था कि वेल्स यानी कि कुएं खोदे गए थे। इसके अलावा ह्यूज टैंक्स बनाए गए थे, बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए थे ताकि रेन वाटर को इकट्ठा किया जा सके और फिर उसे खेतों तक पहुंचाया जा सके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इरिगेशन का काम इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीज़ होती है? मेनली 4 चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है इरिगेशन के काम को अंजाम देने के लिए। और वो है, पहला तो प्लान करनी होती है प्रॉपर तरीके से, और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग लेबर। इरिगेशन के काम में जिन लेबर का जो लोग मजदूर जो काम करेंगे उनकी भी व्यवस्था करनी होती है। एंड रिसोर्सेज ऑल्सो, और जो रिसोर्सेज हैं उसका भी इंतजाम करना होता है। तीसरा, मेंटेनिंग दीज वर्क्स। ये सारे काम जो हो जाएंगे तो सिर्फ काम हो जाना काफ़ी नहीं होता, बाद में सारे काम मेंटेनेंस मांगते हैं, तो वो मेंटेनेंस के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। और लास्ट जो है वो है कि डिसाइडिंग हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। तो पानी किस तरीके से बांटा जाएगा ये चीज़ भी शामिल होती है इसमें। तो इन चारों कामों को करने के लिए ना सिर्फ नए रूलर्स बल्कि जो विलेज में रहने वाले लोग थे उन लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया और सबने मिलके इरिगेशन के काम को अच्छा अंजाम दिया। और इरिगेशन अच्छे होने से उस पूरे इलाके में एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होता था। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सब टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि चोला डायनेस्टी का, चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था, किस तरीके से वहाँ पे काम होता था, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि चोला डायनेस्टी जो थी वो नीचे से स्टार्ट करते हैं। उर था, उर कहते थे, जो कि पीजेंट्स का गांव होता था, पीजेंट्स के सेटलमेंट होते थे जहाँ पे, उस जगह को उर कहते थे। और इससे ऊपर का जो टियर था उसे नाडू कहते थे, जो कि ग्रुप ऑफ उर होते थे, यानी कि बहुत सारे उर को मिला के एक नाडू होता था। और नाडू के ऊपर जो है वो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट काम करती थी। तो अब इसमें आपको आज के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की झलक आसानी से दिख जाएगी, जहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो यूनियन लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो इसकी एक झलक यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक झलक हमें चोला डायनेस्टी के समय में मिलती है। और वहाँ का यानी चोला डायनेस्टी का एक उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, उसी से हमें सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि उस समय में यहाँ का काम किस तरीके से चलता था, चोला डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था। यहाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उर जो थी, जिस तरह से सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स थी, इसी तरह से सभा या महासभा होती थी, ब्राह्मणों का गांव था। और उसी तरह से ट्रेडर्स का भी एक गांव होता था जिसे नगरम कहते थे। तो आप देखेंगे कि नाडू के कामकाज को चलाने के लिए जो रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट थे, जो वेलाला कास्ट के अमीर किसान होते थे, उनका काफ़ी हस्तक्षेप होता था नाडू के कामकाज को चलाने के लिए, लेकिन वो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविज़न में काम करते थे, उनकी देखरेख में काम करते थे। यानी कि सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के देखरेख में वेलाला पीजेंट्स होते थे, वेलाला कास्ट के पीजेंट्स होते थे जो नाडू के कामों को देखते थे,
और उसके नीचे उर होता था। उर जो था वो किसानों का सेटलमेंट था। सभा या महासभा जो थी वो ब्राह्मणों का सेटलमेंट था। और तीसरे नगरम जो थी वो पीजेंट्स का सेटलमेंट था। इसके अलावा चोला रूलर्स जो थे वो बहुत सारे जो अमीर लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको बहुत उपाधि वगैरह भी देते थे। उनमें से कुछ का हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि मूवेन द वेलन, वेलन एक्चुअली किसान को कहते हैं। तो मूवेन द वेलन, अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, 3 राजाओं की सेवा करने वाले किसान को मूवेन द वेलन की उपाधि दी जाती थी। इसके अलावा अरैयर की उपाधि भी वो देते थे। उनको उनकी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए ये उपाधियाँ राजा लोग उन्हें देते थे। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मदेय या अग्रहार, ये वो गांव होते थे जो कि ब्राह्मणों को दिए जाते थे। यहाँ पे जो काम चलता था वो सभा के द्वारा चलता। तो सभा जो थी वो ग्रुप ऑफ ब्राह्मणास थी, बहुत सारे ब्राह्मण्स लोग उसमें होते थे, तो उसे सभा कहते थे, सभा या महासभा कहते थे। और इस सभा की कई समितियाँ थी, बहुत कमिटीज़ थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि उर जो थी वो किसानों का सेटलमेंट था, सभा या महासभा जो थी वो ब्राह्मणों का सेटलमेंट था। इसके अलावा नगरम जो था वो ट्रेडर्स का सेटलमेंट था। तो इसमें ये सभा जो थी, इस सभा की बहुत सारी समिति होती थी, यानी कि कमिटीज़ होती थी। इसी सभा की बहुत सारी कमिटीज़ होती थी जो अलग अलग वर्क करती थी, है ना। इसी में कोई इरिगेशन का काम करता था, टेंपल की देखभाल का काम करता था, और हर काम के लिए अलग अलग कमिटीज़ होती थी। तो इस तरीके से चोला डायनेस्टी में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करता था। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो सभा के मेंबर्स थे वो कैसे चुने जाते थे, या ये जो कमिटीज़ बनती थी ये कमिटीज़ के मेंबर कैसे चुने जाते थे। तो पहले इसका भी हमें एविडेंस मिलता है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में, जो कि चोला डायनेस्टी का है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कमिटी के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता था। कमिटी के मेंबर्स को चुनने के लिए एक मटके में एक मिट्टी का बर्तन होता था, उसके अंदर पाम लीव्स के ऊपर मेंबर्स का नाम लिख के उसमें डाल दिया जाता था, और किसी छोटे बच्चे को ये बोला जाता था कि उसको उसमें से चिट निकाले, और फिर जिसका नाम आता था वो पर्टिकुलर किसी कमेटी में चला जाता था। तो हर कमेटी के लिए अलग अलग नामों की लिस्ट बनती थी और वही लोग उस कमेटी में होते थे। देखिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही सलीके से ये काम किया जाता था। और फिर उत्तर मेरू अभिलेख में हम ये देखते हैं कि जो सभा थी, यानी कि जो ब्राह्मणों का गांव था, उसमें भी उस सभा में कौन कौन से लोग मेंबर होते थे उसके लिए कुछ रूल्स थे। ऐसा नहीं था कि सभी ब्राह्मण्स जो हैं वो उसके मेंबर हो जाएंगे। तो क्या रूल्स थे सभा के मेंबर होने के लिए, ये हम लोग देखते हैं। तो सभा के कौन मेंबर हो सकते थे, इसको हम लोग देखते हैं कि ओनर्स ऑफ लैंड, ऐसे ब्राह्मण्स जिनके पास अपनी ज़मीन हो और वो ज़मीन हो ऐसी जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता हो, ऐसे ज़मीन जिन ब्राह्मणों के पास थी वही इस सभा के मेंबर हो सकते थे। दूसरे कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरे, उनकी आयु, उनका एज जो है वो बिटवीन 35 to 70 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद उन्हें वेदास का नॉलेज होना चाहिए। बिना, यदि कोई ब्राह्मण है पर उसे वेद की जानकारी नहीं है तो ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाया जाता था। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में वेल वर्स्ड होना चाहिए, एकदम सक्षम होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण किसी भी एक समिति में, किसी भी एक कमेटी में यदि लगातार 3 सालों तक है तो वो किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। इसके अलावा यदि किसी ने अपने अकाउंट्स क्लियर नहीं किए हैं और अपने रिलेटिव्स के बारे में डिक्लेयर नहीं किया है तो ऐसे लोग भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इससे बेहतरीन एविडेंस आपको कहाँ मिलेगा। आज के समय में भी जब इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे या फिर यूनियन लेवल पे, डिक्लेरेशन करनी होती है आपको, है ना, कि आपकी क्या संपत्ति है, आपके कौन रिलेटिव्स, आपकी क्या लाइबिलिटीज़ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसके बाद ही कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। इसके साक्ष्य, इसके एविडेंसेस हमें कितने पुराने इंस्क्रिप्शन में मिला है, ज़रा आप सोचिए। तो हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कि तो क्या जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें, उससे क्या सिर्फ हमें किंग्स और पावरफुल पर्सन के लोगों के बारे में पता चलता है?
तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनसे हमें किंग्स और पावरफुल लोगों के बारे में पता चलता है, पर साधारण लोगों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हमारे पास 12th सेंचुरी का एक तमिल वर्क है पेरिया पुराणम, जिससे हमें सामान्य लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरे चोल डायनेस्टी में तीन कास्ट के लोग हमें दिखते हैं। एक तो ब्राह्मणास दिखते हैं जो कि सबसे ऊपर थे, दूसरे वेलालास दिखते हैं जो कि पीजेंट्स थे लेकिन रिच पीजेंट्स थे ये, और तीसरे पुलैयाज हैं। पुलैयाज नाम ब्राह्मण्स और वेलालाज ने दिए हैं क्योंकि ये पुलैयाज जो थे ये लोअर कास्ट माने जाते थे, ये आउटकास्ट माने जाते थे, और ये नाम ब्राह्मण्स लोगों ने ही इन लोगों को दिया था। चोला डायनेस्टी की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की भूमि दी जाती थी, और जिन जिन लोगों को ये भूदान किया जाता था या लैंड ग्रांट किया जाता था उसका अलग अलग नाम भी था। चलिए देखते हैं वो क्या क्या था। जैसे कि सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड थी जो रूलर जो थे वो लोगों को देते थे। इसमें नॉन ब्राह्मण्स को जो भूमि दी जाती थी उसे वेलन वगई कहते थे। तीसरे स्कूल्स के मेंटेनेंस के लिए भी जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहते थे, और टेम्पल्स को जो भूमि दी जाती थी उसे देवदाना कहते थे। इसके अलावा जैन इंस्टीट्यूशंस को भी भूमि देने का साक्ष्य एविडेंस हमें मिला है इंस्क्रिप्शंस में, और दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ये है पल्लीचा छंदनम। तो इस तरीके से हमारा ये चोल डायनेस्टी का चैप्टर कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज़ बाकी है और वो है, बताइए आप लोग क्या है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जिसको मैं ज़रूर से कवर करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती उस पार्ट को, क्योंकि वो हमारा टेम्परेरी हिस्ट्री होता है। क्योंकि बिल्कुल इस समय में जिस वक्त हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ठीक उसी समय वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में किसी देश में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसे हम समकालीन इतिहास या कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो एल्सवेयर का जो सेक्शन है उसमें चाइना के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। चाइना में तांग डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी जिसने तकरीबन 300 सालों तक शासन किया था। 7th से 10th सेंचुरी तक जो हमारा इतिहास अभी हमने पढ़ा वो भी 7th to 12th सेंचुरी के बीच का है, अमूमन सेम पीरियड है दोनों का। और तांग डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो जियान था, जो कि एक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड था, जहाँ पे टर्क्स भी गए, ईरानियंस भी गए, इंडियंस भी गए, कोरियन भी गए, सभी कोई जाते थे वहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ जो है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना, कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था यानी तांग डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स नियुक्त किए जाते थे एग्जामिनेशन के थ्रू। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे आज के समय में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है सेंटर लेवल पे और पीसीएस होता है स्टेट लेवल पे, तो इस एग्ज़ाम के ज़रिए जो कोई भी पास करते हैं वो आके सरकार में काम करते हैं। ये चीज़ वहाँ पे उस समय चलती थी, यानी कि एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में पास करने वाले लोग नियुक्त होते थे सरकारी पदों पे, और इस तरह से सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और ये जो सिस्टम है ये तकरीबन थोड़े बहुत बदलाव के साथ 1911 तक कंटिन्यू चलती रही। अब आपसे एक सवाल पूछा गया है आपकी बुक में, मैं बताती हूँ क्या सवाल है। सवाल ये है कि इन व्हाट वेज वाज द सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रिवेलेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब कि इस समय चाइना में जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था और जो हमने अपने यहाँ पे चोल डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा उसमें क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो सभा या समिति के मेंबर्स होते थे उनका बाकायदा इलेक्शन होता था, जबकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता था और उस एग्ज़ाम को पास करने वाले लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते थे। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 7 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अच्छे से समझ में आई तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं उसके लिंक भी मैं इस वीडियोस में डाल दे रही हूँ, और आप तीनों वीडियोस को एक साथ देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।